थी करंट अफेयर मैगजीन में 2025, जिसमें हमने अपने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे सोशल इश्यूज़ प्रेस के जो भी हम पढ़ेंगे इसके एमसीक्यूज़ भी आज कंप्लीट करेंगे। टेलीग्राम लिंक पे ऑलरेडी पीडीएफ एमसीक्यूज़ की डाल दी गई है, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला एज वेल एज ज्वाइन आर टेलीग्राम लिंक सो दैट यू कैन रीच विद द इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स। ठीक है, वो सब आपको मिलती रहेंगी। आज का पहला टॉपिक जो सोशल इश्यूज़ में हम करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइज। मंथ ऑफ मई के महीने में बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इसमें बताया है इस बारी वाइडनिंग इनइक्वालिटी, यानी इस रिपोर्ट द्वारा पता चला है जी इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट को निकालता कौन है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इस रिपोर्ट को निकालता है हर साल, और इस बारी इंडिया को अप्रिसिएशन मिला है क्योंकि उसकी प्रोग्रेस हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट में, लेकिन साथ साथ वार्निंग भी दी गई है कि इनइक्वालिटी राइज हो रही है। पर्टिकुलरली इनकम और जेंडर डिस्पैरिटी भारत देश में बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, मतलब इस रिपोर्ट ने बताया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें अगर, तो यहाँ पर इस बार ही बोला है ग्लोबली भी बहुत देखा जा रहा है इनइक्वालिटी बहुत है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं लो एचडीआई है जिनका स्कोर है, या बहुत हाई एचडीआई स्कोर वाली कंट्री हैं, तो ऐसा एक गैप नज़र आया है। टॉप 3 रैंक कंट्रीज़ अगेन वही आपका आइसलैंड, जितने भी आपकी स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, तो इस बारी आइसलैंड, नॉर्वे और साथ ही साथ स्विट्ज़रलैंड भी इस बारी टॉप 3 रैंक कंट्रीज़ का पार्ट बना है। भारत की रैंक इस बारी 130 है, ध्यान रखना। अगर पेपर अभी कल उत्तराखंड का संडे को पेपर भी आने वाला है, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रैंक इस बार की कितनी है। इस बार आपकी रैंक एचडीआई इम्प्रूव्ड हुई है फ्रॉम 133 टू 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ इन 2023। ठीक है, तो हमारी रैंक इस बारी 130 हो गई है। इसकी जो एचडीआई वैल्यू है हमारी 0.676 से लेकर 0.685 हो गई है। इंडिया को इन्होंने मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में डाला है कैटेगरी में, और ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रेशोल्ड के अंदर आती है। गाइस कई बारी ना वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो बड़ा ही ध्यान रखना है। सिंस 1990 इंडिया की जो वैल्यू था वो 53% के ओवर था, अभी आउटपेस किया है इन्होंने साउथ एशियन एवरेजेस वगैरह को भी। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो इंडिया में बोल रहा है कि ना 30.7% ह्यूमन डेवलपमेंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी है भारत में। 40% जो जनता है, पॉपुलेशन है, पुअरेस्ट है, वो उसकी जो इनकम है वो 20.2% से भी कम की है, उसका इनकम शेयर सिर्फ 20.2% है। रिचेस्ट जो 10% है उसका 25.5% इनकम शेयर है। आप सोचो कितना फ़र्क है, समझ रहे हो। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो 16.4% जो पॉपुलेशन भारत की है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है कि कई डायमेंशंस में पॉवर्टी का आना, और ऐसी टर्म्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए जब भी बात आए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। तो खाली इनकम ही कम ना होना, मल्टीपल फैक्टर्स में आपकी गरीबी है, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, लिविंग स्टैंडर्ड वाइज, समझ रहे हो आप। तो अगर इन सब में देखा जाएगा तो आपको समझ जाना है कि भाई मतलब एक हाउस होल्ड है, अगर वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है तो यानी उसका फैमिली सर्वे निकाला गया, उसका हेल्थ सर्वे निकाला गया, उसमें चेक किया गया यहाँ भी डिक्लाइन हो रहा है। इनकम में तो है ही दिक्कत, पॉवर्टी में प्रॉब्लम है ही, दूसरा फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, तो सबसे निकाला जाता है। और भारत में बोला जा रहा है 4.2% पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत ही सिवियर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है। साथ ही साथ 18.7% पॉपुलेशन वल्नरेबल है टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भी भारत की रैंक 102 आई है। पेपर में आ जाए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में तो आपको ध्यान रखना है, इसकी भी रैंक आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? तो इसको भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। अगर इसमें रैंक मान लो रेंज होती है इसकी 0 to 1, 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, 1 का मतलब है मैक्सिमम इनइक्वालिटी है, तो इसमें रैंक भारत की कितनी है? 102 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। इंडिया की जो फीमेल हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उनका 35.1% है, एज़ पर मेल सोचो उनका 76.4% है। तो आप सोचो इतनी इनइक्वालिटी है हमारे देश में। अब पेपर में सवाल पूछ सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स के थ्रू नापा जाता है। जो डायमेंशंस हैं वो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इंडिकेटर्स के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई पर कैपिटा,
ठीक है ना। तो इस सब से क्या निकलता है, HDI आपका निकलता है। HDI का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स हो गया, एजुकेशन इंडेक्स हो गया, GNI इंडेक्स हो गया, ये सब से आपका इंडेक्शंस निकलते हैं। इनइक्वालिटी एंड इट्स मेजरमेंट की बात की जाए तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी का मतलब है इक्वल ना होना। किस सेंस में इक्वल ना होना, स्टेटस को लेके, राइट्स को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी है, इनकम की, सोशल की, अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉब्लम। फिर गिन कोफिशिएंट निकालते हैं ना, पूछ सकते हैं पेपर में, बहुत यूज़ होता है ये इनकम और कंजम्पशन इनइक्वालिटी को निकालने के लिए, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए कि कितनी इनइक्वालिटी है। 0 से 1 के बीच में होता है ये। परफेक्ट इक्वालिटी मतलब 0, कंप्लीट इनइक्वालिटी मतलब 1। तो गिनी कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन होता है आपका लॉरेंज कर्व, आपने देखा होगा, स्टैटिस्टिक्स में बनाया भी होगा। तो ये बताता है अगर डेविएशन है, देखो ये ना पूरी लाइन ऑफ इक्वालिटी है, इसके अगर आसपास चीज़ें जा रही हैं तो बता रहा है डेविएशन होगा। परफेक्ट डेविएशन बताता है, ग्रेटर द कर्वेचर उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी। फिर ऐसे ही पल्मा रेशो होती है, ये भी इनइक्वालिटी को दिखाती है। वेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, अगर तो देखो टोटल आर्ली वेज ऑफ टॉप 10% वेज डिस्ट्रीब्यूशन बाय टोटल आर्ली बॉटम 40%, तो वो दिखाता है आपका कि पल्मा रेशो कितना आपका वेज डिस्ट्रीब्यूशन में कितना अंतर आ रहा है। अब कह रहा है भारत में इतनी इनइक्वालिटी है क्यों, कह रहा है सबसे बड़ा कारण सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। यहाँ कास्ट और जेंडर के बेसिस पे सोशल इनइक्वालिटी होती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ही बहुत ज़्यादा। आप सोचो ना, जेंडर पे गैप कितना है भारत के अंदर। जो आदमी लोग हैं, मेन हैं, वो 82% लेबर इनकम अर्न करता है, वुमेन खाली 18%। इनइक्वालिटी की हद मची हुई है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का डेटा आपको बताया जा रहा है ये। फिर क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर नहीं है, इंटर जनरेशनल पॉवर्टी है, पता नहीं कितने सालों से होती आ रही है पॉवर्टी, हर जनरेशन में पॉवर्टी है। तो लैक ऑफ इक्विटेबल रिसोर्सेज, क्वालिटी एजुकेशन है नहीं, पुअर पॉपुलेशन ट्रैप है लो पेड जॉब्स में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पे कुछ करा ही नहीं जा रहा। फिर नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत जॉबलेस ग्रोथ है। मिसिंग मिडिल इन द इंडियन इकॉनमी, सेक्टोरल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है। मिसिंग मिडिल का मतलब है कि लो नंबर है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के। हमारे देश में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है माइक्रो या लार्ज कॉरपोरेशंस की, स्मॉल एंड मीडियम है ही नहीं। रूरल अर्बन का डिवाइड बहुत ज़्यादा है, 4122 जो रूरल में है आपका इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, और अर्बन एरिया में 6000 समथिंग है। लेबर पॉलिसीज़ हमारी जो वर्कर की बार्गेनिंग पावर है वो रिड्यूस हो चुकी है, जिससे उनको पैसा कम मिलता है क्योंकि गिग इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म इतने खुल गए हैं। टैक्स पॉलिसी जो होती है वो कैपिटल गेन ओवर वेजेस को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। टैक्स रेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का रिडक्शन हुआ है। वेल्दियर इंडिविजुअल्स को वो और पैसा देता जा रहा है। स्टार्टअप इक्विटी को अर्निंग का मौका मिल रहा है, लेकिन इफेक्टिव टैक्स रेट कम होने से सैलरीड प्रोफेशनल्स वगैरह को भी दिक्कत है। फिर गवर्नेंस इशू, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, करप्शन की दिक्कत है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसी प्रोग्राम का। लैंड रिफॉर्म आज तक ठीक से हुआ है हमारे देश में, लेबर रिफॉर्म हो पाया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो पाया। कोविड-19 वगैरह ने इतना क्लाइमेट शॉक्स इतने पड़े हुए हैं, सॉवरेन डेट क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि सारे फैक्टर्स हैं आपकी जेंडर इनइक्वालिटी को क्रिएट करने का। तो वे फॉरवर्ड में कह रहे हैं भाई पॉलिसी बनाओ और उसमें नेशनल इनइक्वालिटी रिडक्शन प्लान तैयार करो। हायर टैक्स रहने उतने जिनको हायर इनकम है, उसी को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। लोकलाइज अप्रोच रखो, लोकल लेवल पे इनइक्वालिटी कैसे दूर होगी उसके प्लान बनाओ। फिर इंक्लूसिव वेल्थ अप्रोच करो, भाई आप नेशन के टोटल वेल्थ को दिखाता है इंक्लूसिव वेल्थ। फाइनेंशियल एसेट को नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन सोशल वेल्थ फॉर्म में इंक्लूड करो और चेक करो कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है। जेंडर बजटिंग करो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिस्पैरिटी चेक करो, जेंडर इक्विटी के ध्यान रखो। आपको देखना चाहिए कि जो फीमेल का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है सेफ वर्क प्लेसेस से, उसको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड केयर फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वुमेन अपने घर से अगर निकले, तो देखो वुमेन जब घर से बाहर निकलती है ना गाइस, तो वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ के निकलती है। अपना बच्चा पीछे से, अपना पूरा घर जो उसको संभालना है वो सब नीचे निकलती है। उसकी फैसिलिटी उसको देनी चाहिए, फ्लेक्सिबल जॉब्स हो उसको, क्योंकि उसका मैटरनिटी का टाइम भी आता है, उसको फिर बच्चे को भी संभालना है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। फिर एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, स्कूल बना कर दो, टीचर की क्वालिटी अच्छी करो, आप एफर्मेटिव एक्शंस लो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए स्पेशली। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कहने की बातें नहीं, कर देने वाली बातें हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह दो उनकी, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, उनको ऐसे काम कराओ जिससे उनको जॉब्स मिल सकें। कैश ट्रांसफर्स करो, सब्सिडीज़ वगैरह दो, उनको सोशल सेफ्टी नेट में लेकर आओ। देखो भारत के लिए इनइक्वालिटी को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। विश्वगुरु बनना है कि नहीं बनना, होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच को लेके चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, सिविल सोसाइटी के एफर्ट, प्राइवेट सेक्टर का अकाउंटेबिलिटी, सब चाहिए हमें। इक्विटी, डिज़ाइन, डिलीवरी, वैल्यूएशन हर जगह पर होगी, तब जाके इक्वालिटी मिलेगी कहीं ना कहीं जाकर।
दिस इज़ अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है ये। रिलीज़ कौन करता है इसको? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है। इसमें बताता क्या है? फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स को बताता है। भारत और भारत से जितने भी राज्य हैं, यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसे आप यूटी कहते हो, उन सभी का फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों बताता है। अच्छा, ये ना एक तरह का डेमोग्राफिक सर्वे है। बर्थ रेट क्या कहीं का क्या है, डेथ रेट कितना है, कितनी फर्टिलिटी है, कितना मोर्टेलिटी है, और हर 10 साल बाद इसको रिवाइज किया जाता है सेंसस फ्रेम को करने के लिए। अब इस रिपोर्ट में देखो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, मिड पॉपुलेशन से उसको आपने डिवाइड किया, इनटू 100 कर दिया, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इससे निकाला आपने। अब क्या चक्कर है, ये डिक्लाइन होता जा रहा है बाई 11%। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आपका बिहार में आपको मिलेगा क्रूड बर्थ रेट, मिनिमम आपको केरला में मिलेगा 12.9। अब यहाँ पे ना पॉपुलेशन पिरामिड है भारत का। जिन बच्चों ने क्लास 12 की ज्योग्राफी और चैप्टर 1 पढ़ा है उनको ये ज़रूर पता होगा। देखो क्या बताता है, या जो बच्चे सोशोलॉजी ले चुके हैं उनको ये ज़रूर पता होगा। ये कह रहा है एज 0 से 12 हमारे यहाँ ना बच्चों का ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है, मतलब हम इतना पैदा नहीं कर रही हैं वुमेन, है ना। इकोनॉमिकली एक्टिव वाले पॉपुलेशन में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। 15 से जो 59 की पॉपुलेशन जिसको हम वर्किंग एज कहते हैं, इनमें इंक्रीज़ हुआ है हमारा। एल्डरली पॉपुलेशन में भी इंक्रीज़ हुआ है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि फिर आपको मेडिकल्स ज़्यादा देना पड़ेगा। मीन एज इफेक्टिव मैरिज फीमेल की इंक्रीज़ हो चुकी है, अगर हम देखें ना तो वो बढ़ गई है। तो देखो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, अभी तो हमारा पिरामिड ऐसा हो गया है। अब मैटरनल, अगर हम मोर्टेलिटी रेशो की बात करें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो क्या होती है कि 1 लाख लाइव बर्थ में ड्यूरिंग द सेम पीरियड कितने मैटरनल डेथ हुई हैं, कितनी वुमेन जो बच्चा दे रही थी, डिलीवर कर रही थी, वो मर गई उसी बीच। तो डिक्लाइन हुआ है ये भी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। चाइल्ड फर्टिलिटी मोर्टेलिटी की बात करें कि जो बच्चा अभी 1 साल के बीच का ही था उसका डेथ हो जाए अगर, या लाइव बर्थ 29 दिन के अंदर अगर 1000 लाइव बर्थ्स में मर जाए तो उसको न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ये भी डिक्लाइन हुआ है। ये लोवेस्ट केरला में है, हाईएस्ट आपका मध्य प्रदेश में है न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। अब ये कह रहा है एक ऐसे ही शब्द होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें नंबर ऑफ इन्फेंट यानी कितनी डेथ हुई है 1 साल में बच्चे के 1000 लाइव बर्थ में। अभी डिक्लाइन हुआ है स्टेट, यहाँ पर केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, हाईएस्ट आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशो का मतलब है भाई कि आपका नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब ये इंक्रीज़ तो हुआ है। आप सोचो ना 2018-19 से लेके 1920 में 913 समथिंग है। केरला में सबसे हाईएस्ट है 962, उत्तराखंड में सबसे कम है 852। सेक्स रेशो गड़बड़ है। ऐसे ही रूरल का दे रखा है, अर्बन का दे रखा है, ठीक है। सेक्स रेशो का भी आपको समझ में आ गया। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया हुआ है कि देखो जी टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन अपने पूरी रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितने बच्चे देती है ना, एंड कितने बच्चे उसने पैदा किए हैं। ये भी डिक्लाइन हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा है, दिल्ली वेस्ट बंगाल में कम होता जा रहा है। रिप्लेसमेंट लेवल भी जो आपका है वो 2.1 चला गया है। तो ये है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो 69.8 ईयर्स है आज की डेट में। मेल्स का है 68.2 ईयर्स है, फीमेल्स का 71.6 है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ की बात की जाए तो 91.1% डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल है। कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट आपको मैटरनल प्लस चाइल्ड हेल्थ में करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो हेल्दी फ्यूचर जनरेशन्स को रखना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। स्कीम्स, पब्लिक अवेयरनेस, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर ध्यान दोगे तो ही आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। नाउ मूव टू वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट अर्बन पॉवर्टी के बारे में हम समझेंगे कि शहरों में इतनी गरीबी क्यों आ रही है, क्या ऐसा कारण है, समझते हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा गाइस ये टॉपिक क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने ना एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है सहयोग। अब ये क्या करता है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स को एक्सेस देता है, ठीक है, अर्बन पुअर के लिए। अब ये एम क्या है सहयोग इनिशिएटिव का कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्रूव करना है इकोनॉमिकली बैकवर्ड गवर्नमेंट स्कीम द्वारा। आइडेंटिफाई करना है एलिजिबल बेनिफिशरीज को, अर्बन पुअर कम्युनिटीज़ को, और कनेक्ट करना है उनको मास अवेयरनेस के साथ साथ डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज की देना। इनिशियल फेज़ में ना डोर टू डे सर्वे भी कराना है 44 अर्बन कंट्रीज़ में और एरियाज़ में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें आइडेंटिफाई करना है, रजिस्टर करना है कितने डिप्राइव्ड है क्या है। अब ना इसका करंट स्टेटस देखते हैं हम अर्बनाइजेशन का और अर्बन पॉवर्टी इंडिया में। अर्बन पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गई है। अगर आप देखो ना 1951 से लेके 2011 का सेंसस अगर आप नोट करते हो तो अर्बन पॉपुलेशन डबल हुई है। मोस्ट ऑफ 50% इंडिया का जनता है वो लोग सिटी या टाउन में रहते हैं। बाय 2050 तक यूएन ने ये भी बोला है कि 877 मिलियन लोग रहना शुरू कर देंगे।
लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी रिलीफ के बारे में, तो बोला जा रहा है एक्सट्रीम पॉवर्टी इन अर्बन सेंटर रिड्यूस तो हुई है 22-23 में, लेकिन लो इनकम कंट्रीज़ में अर्बन पॉवर्टी ड्रॉप भी हुई है। इंडिया का कंजम्पशन गिनी जो इंडेक्स है वो भी इंप्रूव हुआ है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी गिरावट भी आई है। लेकिन अब हम समझते हैं डिफरेंसेस की अर्बन और रूरल पॉवर्टी में फ़र्क क्या होता है। कह रहा एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटी, भाई अर्बन पॉवर्टी जो होती है उसका मतलब ये है कि वहाँ पर हाउसिंग नहीं है, बेसिक सर्विस नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। रूरल पॉवर्टी का मतलब होता है कि वहाँ पर लैंड नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है लैंड की। लिविंग कंडीशन की बात करें अर्बन या रूरल एरिया में, तो अर्बन पुअर को कंजेशन झेलना पड़ता है। एक बिल्डिंग के बिल्डिंग साथ में घर है, वो प्रॉपर हाइजीन नहीं है, गटर भर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, क्राइम हो रहा है, कोई चोरी चकारी हो रही है, कोई डिजीज़ फैल रही है। रूरल पुअर में पक्का घर नहीं होना, जाति के हिसाब से भेदभाव करना, तो वहाँ अलग तरह के स्यापे हैं, अलग तरह के इश्यूज़ हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पॉवर्टी का देखें तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा आपको शहरों में नज़र आएगी। रूरल एरिया में क्योंकि ग्रेटर फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन, सोशल एक्सक्लूजन रहता है, तो वहाँ पर इतना पता नहीं चलता। अर्बन एरिया में साफ साफ दिख रहा होता है। सलम लाइक धारवी को एग्जिस्टिंग विद स्काई क्रैपर्स इन मुंबई। सोचो आप, जो भी स्काई क्रैपर्स है, धारवी आपको पता है सबसे ज़्यादा एक तरह का स्लम एरिया है, जो बहुत वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम है लगा लो। अब यहीं पर क्या है, स्काई क्रैपर्स भी रहते हैं, समझ रहे हो आप बात को। तो स्काई क्रैपर्स क्या होते हैं, वो लोग जो एक्सट्रीमली टॉल बिल्डिंग्स वगैरह में रह रहे हैं, वहीं पे वो भी है, साफ साफ नज़र आता है। अर्बन पुअर का सेग्रीगेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी उनको देता है। रूरल पुअर बेचारे कल्चरली इंस्टिट्यूलाइज्ड होते हैं, उनको पॉवर्टी का असर भी स्ट्रॉन्ग लिंकेज टू कास्ट जेंडर पे असर उनको वहाँ देखने को मिलता है। परेशान दोनों ही हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में देखें तो रूरल इकॉनमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, अर्बन इकॉनमी मोर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स है, वाइडर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी में अर्बन पॉवर्टी भी आती है, बड़ी मल्टी फेसिटेड पॉवर्टी आती है ना। अब अर्बन पॉवर्टी वल्नरेबिलिटी फेस बाय अर्बन पुअर, हाउसिंग वल्नरेबिलिटी होती है। देखो, पुअर क्वालिटी का शेल्टर है, स्लम के पास रह रहे हो आप, तो वाटर टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, ओवर क्राउडेड है। पर्सनल वल्नरेबिलिटी का ये मतलब होता है कि वायलेंस हो रहा है, वुमेन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ना, या कोई एल्डरली है, माइनॉरिटी है, उसको बहुत शोर शराबा झेलना पड़ेगा, कास्ट के बेसिस पे कहीं प्रॉब्लम, कहीं पर इन्फॉर्मेशन एक्सेस टू जस्टिस की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की रेगुलर जॉब्स ना होना, इन्फॉर्मल सेक्टर में आप काम कर रहे हो, पेड नहीं है, उतने ध्यान से पे नहीं किया जा रहा है। सोशल वल्नरेबिलिटी का प्रॉब्लम क्या, एजुकेशन स्किल्स की दिक्कत है, ड्रग एब्यूज़ है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर यहाँ कह रहा है कि ना ऐसा क्या क्या रीजंस है फॉर परसिस्टेंस ऑफ अर्बन पॉवर्टी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट, हैपहज़ार्ड अर्बनाइजेशन है बहुत ज़्यादा वाली, हैपहज़ार्ड वे में, मतलब घर कहीं भी बना दिए गए हैं जहाँ पर घर नहीं बनने चाहिए थे, वहाँ भी घर तैयार कर दिए गए हैं, स्लम एरिया वाले घर जैसे होते हैं वैसे तैयार कर दिए गए हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है ना। अर्बन पुअर पॉलिसीज़ हैं बहुत ज़्यादा, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अभी बहुत इतने अच्छे से नहीं आए हैं, रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, टियर 2 टियर 3 सिटी में बहुत फ़र्क है। पॉपुलेशन पर प्रेशर दिल्ली मुंबई पे भरा पड़ा है, मतलब सारी जनता दिल्ली बिहार दिल्ली मतलब मुंबई में मिलेगी आपको। फिर सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी है, बहुत सारे जो पुअर माइग्रेंट हैं उनके पास रेसिडेंसी का प्रूफ नहीं है, आइडेंटिटी का क्राइसिस है, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम उनको मिल ही नहीं पाते। फिर वाइस सर्कल है पॉवर्टी का, कि गुड़िया के अंदर गुड़िया, गुड़िया के अंदर गुड़िया। पॉवर्टी का लिमिट, मतलब एक ना गेम खेलते थे ना बचपन में, तो उसमें क्या होता था, खूब बड़ी सी डॉल होती थी, उसके अंदर ही खूब सारी छोटी छोटी डॉल्स मिलती थी, तो उसके आप डॉल को खोलो, बड़ी वाली डॉल को, उसके अंदर फिर एक छोटी डॉल, फिर एक छोटी डॉल, फिर एक छोटी डॉल। तो पॉवर्टी का सर्कल कुछ ऐसा है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर जगह पॉवर्टी देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं लेती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एलिमिनेटिंग के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड बनाया कि भाई फूड सिक्योरिटी तो मिले कम से कम। फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने कहा भैया जितने भी आप लोग हाउस होल्ड हो सबके लिए वॉशरूम्स बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी आपके LIG MIG फ्लैट कैटेगरी की तैयार की जा रही है स्लम डवेलर्स के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना की तैयारी करी गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी जाए। PM की एक स्वनिधि स्कीम है ताकि माइक्रो क्रेडिट वगैरह दिए जाएँ स्ट्रीट वेंडर्स को। ऐसे ही अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए काम किया जाए। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन की तरफ ध्यान देना, यानी डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट की तरफ आप ध्यान रखो, मिक्स यूज़ डेवलपमेंट का ना हो, अच्छे से जोनिंग करो आप पॉलिसीज़ की, है ना। आपको बेसिकली ना सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी हेल्प लेनी पड़े तो लो आप, जैसे को कुदमश्री है ना, तो केरला की है, तो इसमें वुमेन कम्युनिटी का नेटवर्क है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन को। फिर डेवलपमेंट करो ना, टियर 2 टियर सिटीज़ को बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हो आप, सारा का सारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो आप। लोगों को क्यों आना पड़ता है अपने रूरल एरिया छोड़ के, वहीं पे क्यों नहीं उनको जॉब मिल जाती है। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की करने की भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में वादा करा है आपने, उसके हिसाब से क्या करोगे। जब इंदौर क्लीनलीनेस कर सकता है, बाकी शहर क्यों नहीं कर सकते। एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन पुअर, फिर स्किल डेवलपमेंट करना है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को खोलना है, टारगेटेड डिलीवरी देनी है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की।
तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि 2050 तक ना भारत की जो जितनी भी सिटीज़ हैं वो 75% से ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करने वाली हैं और 60% ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी करने वाली हैं। दोनों चीज़ों को टैकल करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तभी विकसित भारत और भारत का $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का फ़ायदा पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो गाइज दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट वेन एवर दिस इज़ अ काइंड ऑफ टॉपिक जो भी आते हैं ना आपके इस तरह के आए, ऐसे में भी आए तो भी इसी तरह एड्रेस करना है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम ना बात करने जाने वाले हैं, मिज़ोरम ना एक ना फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी बन चुका है। पहले 2024 में लद्दाख था, इस साल मिज़ोरम को ये पदवी मिली है कि वो फिनेंशियली फुल फंक्शनल लिटरेसी में आ गया है। रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर थे ना मिज़ोरम के, बताओ चीफ मिनिस्टर का नाम, मिज़ोरम के चीफ सीएम का नाम लिखो कमेंट सेक्शन में। उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर करा है कि मिज़ोरम एक फुल्ली लिटरेट स्टेट है और पहला स्टेट है भारत का जिसने ना फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव कर लिया है। मतलब 95% लिटरेसी है एज़ पर यहाँ PLFS सर्वे के द्वारा। पहले मैंने बताया ना जून में जब आया था तो लद्दाख था पहला एडमिनिस्ट्रेटिव जिसने फुली डिक्लेयर किया था फुली फंक्शनल लिटरेसी, गोवा सेकंड था। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 95% लिटरेसी रेट अगर आपने कर लिया तो आप फुल्ली लिटरेट में आ गए हो। तो ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ये हुआ। पहले केरला 1991 में हुआ था फुल्ली लिटरेट। अब लिटरेसी या फंक्शनल लिटरेसी का मतलब समझते हैं क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ना, जो भी व्यक्ति 7 साल या उससे अबव है, लिख सकता है या पढ़ सकता है, तो उसको किसी भी भाषा में, तो उसको लिटरेट मान लेते थे। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब है जो लिख भी पाए और पढ़ भी पाए और कॉम्प्रीहेंड भी कर पाए इन्फॉर्मेशन को अपनी डेली लाइफ में, तो वो माना जाएगा। मतलब बेसिक इंस्ट्रक्शन उसको रीड करनी आनी हो, समझ आनी चाहिए, फिल आउट कर पाए वो फॉर्म्स को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहा है, इन्फॉर्म डिसीजंस ले पा रहा है बेस्ड ऑन रिटन कम्युनिकेशन, तो उसको फंक्शनल लिटरेसी के अंदर माना जाएगा। ओवरऑल लिटरेसी की माना जाए तो हमारे यहाँ 80.9% है। अर्बन रूरल का देखा जाए तो अर्बन में 88.9% है और 77.5% रूरल एरिया में। जेंडर डिवाइड तो देखो हाई, फीमेल्स का 74.6 है लिटरेसी और मेल का 87.2 है। तो ये टॉप टू बॉटम मिज़ोरम देखो सबसे पहले अब चला गया है, उसके बाद लक्षद्वीप है, नागालैंड है, सबसे नीचे आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश सबसे कम है। देखो सब वहाँ पर आपको फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी नहीं मिलेगी। ठीक है, मूव टू दी कि उल्लास जो है ना, यहाँ पर जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू लिटरेसी जो प्रोग्राम है उसके बारे में समझते थे ना। डिफ़ाइन किया लिटरेट को कि जो बंदा पढ़ सके, लिख सके, थोड़ी मैथ्स कर सके, डिजिटल चला सके, फिनेंशियल लिटरेसी, तो वो आपका लिटरेट में आएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, स्टेट और सेंटर दोनों इसमें पैसा लगा रहे हैं। 5 लाख करोड़ लर्नर्स बुलाए, करोड़ लर्नर्स को ऑनलाइन टीचिंग ये सब का कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह को सिखाया गया, जो कि डेवलप किया था नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 26-27 तक चला। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पर काम कर रही है। तो जो भी एडल्ट है जिसका 15 साल या उससे ज़्यादा का एज है फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, वो जिसने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं करी है उसको टारगेट ग्रुप था। फिर इनको बुलाया गया, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी वगैरह दी गई, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, ये सब कुछ दिया जा रहा है। वॉलंटरिज्म के बेसिस पर है, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य बोध के तहत इसको बढ़ाया जा रहा है। सामाजिक चेतना केंद्र बनाए गए हैं ताकि लोकल लेवल पर कल्चर सेंटर्स वगैरह, कम्युनिटी हॉल वगैरह बनाए सकें। रीजनल लैंग्वेज में है, दीक्षा पोर्टल है, ये सब ना रीजनल भाषा में, कि उनको भाषा की भी दिक्कत ना आए। और फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरेसी, ये सब सिखाया जा रहा है, हर कंडक्ट किया जाता है 2 साल में और डिमांड पे लोकल स्कूल्स की। ऐसी लिटरेसी के लिए प्रोग्राम नेशनल लिटरेसी मिशन है, साक्षरता भारत मिशन है, निपुण भारत मिशन है, ये सब तैयार करे गए हैं ताकि आपका यूनिवर्सल लिटरेसी जो है वो अचीव हो पाए। मूव टू द न्यूज़ इन शॉर्ट में हम चलते हैं, केयर इकॉनमी एंड डिजिटलाइजेशन पे चलते हैं। तो ना सिंस द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक केयर इकॉनमी में ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मतलब रैपिड डिजिटलाइजेशन है, प्लस इन्होंने नई इकोनॉमिक सोशल अपॉर्चुनिटीज़ को खोला है वुमेंस के लिए। देखो केयर इकॉनमी, यूएन वुमेन क्या बोलती है, केयर वुमेन जो है यूएन वुमेन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन कंजम्पशन करे गुड्स एंड सर्विसेज की फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग को करने के लिए, केयर डिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए, जैसे बच्चे हैं, एल्डरली हैं, या कोई बीमार व्यक्ति है, कोई डिसेबल है, कोई हेल्दी है ना, हेल्दी भी है, प्राइमरी वर्किंग एज एडल्ट भी है, तो उसका केयर करना। पेड केयर के लिए नर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं। अनपेड के लिए जैसे कुकिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, क्लीनिंग फॉर चिल्ड्रन, ये सब अनपेड वाला है। तो लार्ज शेयर ऑफ जो केयर वर्क्स हैं, चाहे पेड है चाहे अनपेड है, वो परफॉर्म कौन करता है, वुमेन करती है ना। और ये बहुत ज़्यादा रिकगनाइज्ड है, अंडर वैल्यूड है, और इवन हम जीडीपी में भी इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं।
तो वुमेन ऑन एन एवरेज अंडरटेक उसने क्या करा, 3 बारी वो मोर अंडरपेड वर्क करती है। देन आप सोचो वुमेन 3 टाइम्स ज़्यादा काम करती है मैन से, वो भी उसका अनपेड है, और इंडिया में तो 8 टाइम्स मोर। तो डिजिटल केयर इकनॉमी जो है री इमेजिन्स कन्वेंशनल मॉडल ऑफ केयर गिविंग ऐप्स के द्वारा, मार्केट प्लेस के द्वारा। अभी कह रहे हैं डिजिटाइजेशन ऑफ केयर इकॉनमी कैसे वुमेन को बेनिफिट करता है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो एज़ पर यूएन डेटा इन्वेस्टमेंट जैसे केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की है, सर्विस की है, तो 300 मिलियन जॉब्स 2035 तक क्रिएट होगी। 70 से लेकर 90% तक जो जॉब्स हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि वो वुमेन को बेनिफिट करेंगी। जैसे अर्बन कंपनी है ना, वो इंस्टेंट डोमेस्टिक सर्विसेज देती है, कुकिंग की, क्लीनिंग की, तो वुमेन को हायर करेगी तो फीमेल गिग वर्कर्स को जॉब मिलेगी। एड्रेस कर पाओगे आप जेंडर डिस्पैरिटी को। जब डिजिटाइजेशन होगा केयर इकॉनमी में, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी बढ़ेगी, स्टेबल इनकम भी आएगी, कन्वीनियंस भी होगा उनका, अपने हिसाब से वो कभी भी वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, कभी भी। जैसे मान लो कोई कुकिंग ही करती है, मान लो कोई बहन कुकिंग करती है, तो वो उसको पता चल गया भाई मेरा इस टाइम पे कुक का आएगा, वो फटाफट चली जाएगी, अपने घर के काम भी कर लेगी, वो भी कर लेगी। उसके ऊपर प्रेशर नहीं है कि शी हैज़ टू गेट अप एट 8 o'clock और उसके बाद उसको ऑफिस जाना है, ये प्रेशर खत्म हो गया उसके लिए, ठीक है ना। इन्हांसिंग एक्सेस एंड एफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में प्लेटफॉर्म है चाइल्ड केयर के, क्ले हैं, ब्रूम्स हैं, है ना, ऑन डिमांड बेबी सिटिंग सर्विसेज हैं, ख्याल है, गुड फेलोज है, इस पर काम करने का मौका मिल गया, उसको एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो डिजिटाइजेशन से क्या होगा, केयर इकॉनमी से वुमेन एम्पावरमेंट होगा, वर्क फॉर्मलाइज होगा, डिजिटल गैप खत्म होगी, सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, बायसनेस खत्म होगा, एक रिस्पॉन्सिव तरीके से आप बाहर निकल कर आओगे, राइट बेस्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो क्या होती है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस फॉर जनरल लॉ जो आपका है ना, उन्होंने रिलीज़ कराई रिपोर्ट को। देखो जी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कितनी वुमेन मैटरनल डेथ हुई है उनकी पर 1 लाख बर्थ इन अ गिवन टाइम। इंडिया कमिटेड है SDG, वो हम चाहते हैं बाय 70 बाय 2030 कर लें हम MMR को। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग, इंडिया हाईलाइट देख रहा है कि इंडिया का जो ड्रॉप हुआ है ना, 93 तक हुआ है, पहले 103 था। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आपके केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, साउथ के स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस मामले में। अच्छा, पुअर परफॉर्मेंस देने वाले कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश का नाम सामने आ गया, असम है, यूपी है, इनका भी बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पर जो वुमेन जो बेचारी प्रेग्नेंट होती है, डिलीवर देती है, मर जाती है, डेथ बहुत हो रही है, ठीक है। इनिशिएटिव्स फॉर एजिंग विद डिग्निटी की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ना फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए एजिंग विद डिग्निटी, यानी जब आप उम्र के साथ बढ़ते भी जा रहे हो तो भी आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाओ, वेलफेयर उनके लिए करने के लिए एक वेलफेयर पोर्टल बनाया गया सीनियर सिटीजन्स के लिए। गवर्नमेंट स्कीम देगा, हेल्थ केयर बेनिफिट देगा, वेलफेयर स्कीम्स देगा, है ना, सिटीजन्स होम के लिए लाइक ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, मेंटेनेंस, वेलफेयर करेगा। ब्रह्म कुमारीज के साथ भी इन्होंने इमोशनल बैलेंस, माइंडफुलनेस के लिए भी, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग के लिए भी टाइप सरकार ने किया है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करें तो कोझिकोड सिटी, इसको ऑनर किया गया है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटी। 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1300 मेंबर्स हैं 51 कंट्री से। इससे क्या होता है, सिटीज़, कम्युनिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस को ये कनेक्ट करते हैं ताकि जो भी ओल्ड होती जा रही है ना पॉपुलेशन, वो यहाँ पर आए। इंस्पायर करता है बाय शोइंग व्हाट कैन बी डन, हाउ कैसे कर सकते हैं सिटीज़ में, कम्युनिटीज़, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, सिटीज़ को सपोर्ट करना, एविडेंस बेस्ड सोल्यूशंस निकालना, ये सब काम करता है। और आज का लास्ट टॉपिक है गाइस, ग्लोबल रिपोर्ट है किसके बारे में, ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालता कौन है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर निकालता है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, फोर्स मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन देयर कंट्री। वाइल इंटरनली डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है, पीपल फोर्स टू फ्ली देयर होम ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस, डिजास्टर की वजह से बिना इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किए। इंटरनली डिस्प्लेस का मतलब होता है एट द एंड ऑफ 2024 83.4 मिलियन यहाँ पर डिजास्टर्स की वजह से हुए। 25% डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट ग्लोबली यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जा रहा है। तो इंडिया में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस 1700 है, और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बाय डिजास्टर की वजह से 5.4 मिलियन असर पड़ता है डिजास्टर्स की वजह से, राइट। अब देखो हमने ना ये सारा टॉपिक कवर कर लिया है। कल हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उससे पहले ना आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जो हमने पढ़ा है वही मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो PDF तो मिल ही जाएगी, आंसर्स वहीं से देख लोगे आप। अभी आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखोगे कि आपको कितना ध्यान सुनते हो, वीडियो सुनते भी हो या ऐसी मस्ती में बस करते रहते हो। और प्लीज़ डू लाइक ऑल्सो, हम लोग इतने मेहनत करती हूँ मैं, और आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्यों शर्माते हो भाई। तो देखो ये आपकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने क्वेश्चंस देखने हैं अच्छे से और इनको पॉज करके सॉल्व भी करना है। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ मिलेंगे,
यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम लिंक, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन, PM पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे टू ऑल।